Hello, Namaskar. Welcome to English for everyone. My name is Ratanlal Sharma. Today I am going to teach you about phrasal verb, some important phrasal verb. So, without any delay, let's get started. Phrasal verbs. Phrasal verbs. सबसे पहले हम फ्रेजल वर्ब के बारे में बता दें कि फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है। कि वर्ब जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, बेस वर्ब में हम प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे या एडवर्ब को जोड़ेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाता है। वर्ब में वर्ब का गुण तो होता ही है, लेकिन वर्ब में जब हम प्रीपोजिशन को जोड़ेंगे तो एक नया अर्थ बनता है और वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है, जिसका अपना एक नया अर्थ होता है। उस नए वर्ब के साथ हम वाक्य में किस तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एग्ज़ाम में खास करके सेंटेंस दिए जो जाते हैं, ब्रैकेट में वर्ब को रख देते हैं, लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन उसके साथ में जोड़ा जाए कि वो उस टेंस के अनुकूल बने, और टेंस भी किस टेंस का है ये भी देखना है कि वो किस काल का है, वर्तमान काल का है, भूतकाल का या भविष्य काल का है, किस टेंस में वो बना हुआ है। तो उसमें टेंस के अकॉर्डिंग उस फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया जाता है, जिसका हम कैसे यूज़ करें आइए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले यहाँ वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन या एडवर्ब, ये इसका बनने का एक तरीका है। वर्ब में हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बनेगा, या हम एडवर्ब जोड़ेंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। आइए आगे शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले हमारा जो यूज ऑफ ब्रिंग इन, यूज ऑफ ब्रिंग इन, ब्रिंग इन। ब्रिंग इन, ब्रिंग में हम किसका यूज कर रहे हैं? इनका। ब्रिंग के साथ हम प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे तो ब्रिंग इन बन जाएगा, और इसकी हिंदी होगी कमाना, यानी कि धन कमाना अथवा पैसा कमाना। मीन्स कमाना, कमाना ये हुआ। तो इसका यूज जो है, इसके कितने रूप बनते हैं आइए मैं इसको आपको विस्तार से बता दूं। तो ब्रिंग में हम इन जोड़ेंगे तो ब्रिंग इन ये प्लूरल वर्ब हुआ, और इसी तरह से जैसे मान लीजिए ब्रिंग में एस जोड़ेंगे उसके बाद इन लगा देंगे, ब्रिंग्स इन हो गया, ये सिंगुलर वर्ब बन गया। इसके बाद में ब्रिंग, इसमें आई जोड़ेंगे तो ब्रिंगिंग इन हुआ, ये पार्टिसिपल वर्ब बना। इसका यूज हम कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। आगे उसके बाद में ब्रॉट इन, ये पास्ट टेंस वर्ब बना। तो इसमें क्या है कि पास्ट टेंस वर्ब है, अर्थात इसका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं
तो इस प्रकार से ब्रिंग इन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब है ये, और इसी टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ब्रिंग्स इन होता है जो सिंगुलर वर्ब के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसी में मान लीजिए आप कंटिन्यूस करके देखें तो पास्ट कंटिन्यूस चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, हम इसमें ब्रिंगिंग इन ये जो कंटिन्यूस वर्ब है आईएनजी वर्ब है, इसको हम पार्टिसिपल वर्ब कहते हैं, इसका यूज हम टेंस में कंटिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। उसके बाद में ब्रॉट इन ये पास्ट इंडेफिनिट में इसका यूज करते हैं, या हम इसको थर्ड फॉर्म के रूप में अगर देखें तो इसका यूज हम पैसिव कंस्ट्रक्शन में भी कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। आइए इसका यूज बताता हूँ मैं आपको किस तरह से इसका यूज किया जाएगा। तो आज का जो एग्जाम्पल के लिए इसका जो पहला सेंटेंस है वो इस प्रकार रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ he always brings in, वह हमेशा कमाता है कितना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2000 रुपीज ए डे। अब इसमें क्या हुआ कि he always brings ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और इसमें ए डे हुआ ना, ये आपको पहचान बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, यानी एक दिन में काम कहने का मतलब है हर एक दिन, तो ये प्रतिदिन का काम हो गया। जो कार्य प्रतिदिन होता है हमेशा होता है तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। तो इसका ये जो है यहाँ हम ब्रिंग्स इन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? अब ब्रैकेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम में यहाँ जैसे ब्रिंग दे देंगे, एग्जाम में क्या होता है कि ब्रिंग दे दिया जाएगा, इसमें आपको क्या कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ना है और जो इससे टेंस के इस सेंटेंस के अनुरूप बैठे, और साथ में टेंस भी सही होना चाहिए, और साथ में इस वर्ब के साथ में जो प्रीपोजिशन आप जोड़ रहे हैं वो प्रीपोजिशन जुड़ने से जो फ्रेजल वर्ब बनता है सही, जो वाक्य के अनुरूप है, तो इस तरह से अगर वो सही मैच कर रहा है तो वो सही है, अन्यथा वो गलत भी हो सकता है। तो इसमें हम जैसे मान लीजिए इन जोड़ेंगे, ब्रिंग हमें मिला यहाँ से, मान लीजिए ब्रैकेट से हमने ब्रिंग को उठाया, और हमें जैसे यहाँ 2000 रुपये ये दिया है इसमें, ठीक है ना, प्रतिदिन 2000 रुपये। 2000 रुपये की क्या मतलब है, ऐसा है ब्रिंग के साथ में ऐसा कौन सा फ्रेजल वर्ब बने कि उसमें 2000 रुपये, बात पैसों की हो रही है, इसमें कमाने की बात होगी। आप पैसों को देख करके समझ जाइएगा कि ये बात कमाने की है, न कि खर्च करने की। तो कमाने की बात जहाँ तक है तो ब्रिंग के साथ में हम इनका यूज करेंगे। तो इनका यूज करेंगे तो इसमें देखा कि ये ए डे, यानी कि इसका जैसे मान लीजिए या ए डे है या डेली है या एवरी डे ऐसा अगर लिखा है तो आप इसको जाहिर समझ लीजिएगा ये इंडेफिनिट है प्रेजेंट का। और इसके बाद में सब्जेक्ट को देखिएगा, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। तो ये हुआ पहला सेंटेंस। आगे लिखते हैं अगला जो सेंटेंस होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहां लिखूं कि she brought in, bring in का सेकंड फॉर्म होता है brought, तो brought में हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। she brought in, जैसे मान लीजिए she brought in 10,000, she brought in 10,000 rupees, 10,000 rupees sorry, she brought in 10,000 rupees last week। अब ये जो इसमें लिखा है, इसमें हमने सेकंड वर्ब का यूज क्यों किया? वजह ये है कि ये इसमें ये पहचान था, ये एडवर्बियल्स है और ये था एडवर्बियल्स, ये प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट को दिखाने वाला था, दर्शाने वाला था, तो हमने इसका प्रेजेंट सिंगुलर वर्ब यूज किया इंडेफिनिट में। उसके बाद में अब हमने यहाँ सेकंड वर्ब का ही यूज क्यों किया, किसी अन्य वर्ब का क्यों नहीं किया है? तो ये देखने के लिए आपको पहचान यहाँ से होती है। लास्ट वीक, जैसे मान लीजिए लास्ट के साथ में जैसे लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगर ऐसा होता है, या यस्टरडे आता है मान लीजिए, या दी अदर डे आता है, या फिर इन लिख करके हम कोई भी महीने का नाम लिख सकते हैं, या कोई भी सत्र लिख सकते हैं,
तो लिखें तो कुछ ऐसा हमें कुछ वाक्य के अंत में पहचान मिलती है, तो हम इसको समझेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और हमें पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत हमें सेकंड वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या बना? सी ब्रॉट इन 10,000 रुपीज लास्ट वीक। उसने पिछले सप्ताह 10,000 रुपये कमाया। कितना कमाया पिछले सप्ताह? 10,000 रुपये। तो ये हुआ इसका। तो इस तरह से हम जो है इसका बनाते हैं सेंटेंस। अगला देखिए, यूज ऑफ ब्रिंग अप। ब्रिंग अप, तो इसमें जो है ब्रिंग अप, BRING, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का क्या मतलब होता है? ब्रिंग अप मीन्स लालन पालन करना। लालन पालन करना, ये हुआ इसका हिंदी में। लालन पालन करना यानी कि परवरिश करना किसी का। मान लीजिए लालन पालन करना या परवरिश करना, ये इसकी हिंदी है। तो ब्रिंग अप, ब्रिंग के साथ में अप लगेगा तभी ये अर्थ बनेगा, लालन पालन करना या परवरिश करना। तो हम इसके जो फॉर्म्स बनते हैं वो मैं आपकी नज़र करने वाला हूँ। तो देखिए इसका क्या क्या बन सकता है। ब्रिंग अप बन सकता है, एक तो है ये। उसके बाद में ब्रिंग्स इन बन सकता, ब्रिंग्स अप बन सकता है इसका, ब्रिंग्स अप बन सकता है। इसके बाद में ब्रिंगिंग अप बन सकता है इसका कंटिन्यूस के लिए। और इसके बाद में ब्रॉट अप, BROUGST, ब्रॉट के साथ में क्या लगाएंगे? अप, ब्रॉट अप। ये इसके वर्ब बन सकते हैं। तो ये प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। ब्रिंग अप ये प्लूरल वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। ब्रिंग्स अप ये सिंगुलर वर्ब के लिए, ये सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। उसके बाद में ब्रिंगिंग अप ये कंटिन्यूस वर्ब है जो कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाएगा इसका। ब्रॉट अप ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब भी बन जाता है। और इसका हम जो यूज है वो पैसिव कंस्ट्रक्शन में भी, पैसिव वॉइस में भी करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। तो अगर हैव लगाएं तो इसका हम परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। और हैड लगाएं तो पास्ट परफेक्ट में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। और सेल हैव, विल हैव करके अगर ब्रॉट अप लगाएंगे तो फ्यूचर परफेक्ट में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आइए आगे, इसका जो एग्जाम्पल है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम जो इसके सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं इस तरह से कि जैसे अब इसका जो अगर मान लीजिए मैं सेंटेंस बनाऊं तो जैसे अब लिख रहा हूं मैं कि ही हैज ए स्मॉल फैमिली, ही हैज ए स्मॉल फैमिली टू, अब टू लगा के क्या करेंगे, उसका एक छोटा सा परिवार है। टू ब्रिंग अप, लालन पालन करने के लिए। टू ब्रिंग अप, ठीक है ना, किस लिए? लालन पालन करने के लिए, यानी पालन पोषण के लिए, परवरिश करने के लिए उसके पास एक छोटा सा परिवार है। तो ही हैज ए स्मॉल फैमिली टू ब्रिंग अप, पालन पोषण करने के लिए उसका एक छोटा सा परिवार है। ये हुआ। देखते हैं अगला। अब मान लीजिए अगर हम अगला वाक्य करें तो नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे अगर मैं लिखूं इसमें कि जैसे दी गर्ल was brought up, the girl was brought up, लड़की का पालन पोषण किया गया था by her uncle, उसके अंकल के द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस में ये लिखा गया है, पैसिव कंस्ट्रक्शन में ही लिखा हुआ, पैसिव स्ट्रक्चर में ही। तो द गर्ल वाज ब्रॉट अप बाय हर अंकल, तो यहाँ हमने क्या किया,
ब्रॉट के साथ में अप किया है, ब्रॉट अप, तो ये पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस है, ध्यान रखिएगा। और ये हमें यहाँ इंफिनिटिव के रूप में लगा करके हमने इसको दिखाया है, ठीक है ना। तो आगे देखना है, तो ये इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब जैसा कि अब अगला जो सेंटेंस है, मान लीजिए कि आपको समझ में आ ही गया होगा, तो इतना जो है। अब आगे का जो सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूं, अगला, जैसे अब पुट के साथ में क्या लगाएंगे, आउट लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। पुट के साथ में वैसे पुट ऑन भी होता है पहनना, या पुट आउट का मतलब बुझाना भी होता है, लेकिन अब यहाँ मैं पुट आउट का यूज करके बता रहा हूँ कि पुट आउट का क्या मतलब होता है। पुट के साथ में हम आउट का यूज करेंगे तो क्या बनेगा, पुट आउट मीन्स बुझाना। क्या होता है, बुझाना, बुझाना, इसका मतलब होता है बुझाना। जैसे मान लीजिए आग बुझाना या रोशनी बुझा देना। आइए इसके एग्जाम्पल से पहले इसके जो फॉर्म्स देख लीजिए। पुट आउट, ये तो हो गया प्लूरल वर्ब। इसके बाद में अगर सिंगुलर वर्ब के रूप में अगर देखा जाए इसको, तो पुट्स आउट हो जाएगा इसका। उसके बाद में कंटिन्यूस वर्ब देखना है तो PUT करना होगा, क्योंकि स्वर है इसलिए हमें इसको पुटिंग करना होगा। उसके बाद में आउट लगा देंगे, पुटिंग आउट, ये कंटिन्यूस वर्ब बन गया। यदि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बनाना चाहते हैं तो, या फिर पास्ट टेंस वर्ब बनाना चाहते हैं तो इसका हम पुट के साथ में आउट लगा सकते हैं। तो ये हो गया पास्ट टेंस वर्ब, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि पुट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, पुट पुट पुट, यानी फर्स्ट फॉर्म भी पुट है, सेकंड फॉर्म भी इसका पुट ही है, और थर्ड फॉर्म भी इसका पुट है। तो इसका बेस वर्ब जो है वो PUT है, तो पुट, यही सेकंड है, यही थर्ड है। अगर हम कंटिन्यूस बनाएंगे तभी उसमें ING लगेगा, अन्यथा ये एक जैसे ही है देखने में। लेकिन हमें क्या लगाना है, प्रीपोजिशन आउट। इसके साथ में जब आउट प्रीपोजिशन जोड़ देंगे तो ये फ्रेजल वर्ब बन गया। और फ्रेजल जो अर्थ है, इसका मीनिंग जो है, अर्थ जो है, मान लीजिए क्या बनता है, बुझाना। जैसे आग बुझाना या रोशनी को बुझा देना। तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए देखें तो इस तरह इसके हम कुछ उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो देखना है कि इसका पहला जो सेंटेंस है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मदर ऑलवेज पुट्स आउट, माता जी हमेशा बुझा देती है। क्या बुझा देती है, रोशनी, डिलाइट, पुट आउट द लाइट। मदर ऑलवेज पुट्स आउट द लाइट, मदर हमेशा रोशनी को बुझा देती है। कब बुझा देती है, बिफोर गोइंग टू बेड, पलंग पर जाने से पहले। मदर ऑलवेज पुट्स आउट द लाइट बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर जाने से पहले, पलंग पर जाने से पहले माताजी हमेशा रोशनी बुझा देती है। तो इसके लिए हम रोशनी, अब जैसे मान लीजिए यहाँ खालिस्तान छोड़ दिया जाए, तो यहाँ आप समझ सकते हो कि रोशनी के बारे में कहा गया है। जैसे मान लीजिए पलंग पर जाने से पहले रोशनी को जलाया जाता है या बुझाया जाता है। तो पलंग पर कोई जाएगा तो जाहिर है कि वो सोने के लिए गया होगा, तो सोने के लिए जाएगा तो रोशनी जला के थोड़ी सोएगा, रोशनी तो बुझाना पड़ेगा। तो रोशनी बुझाने को क्या कहेंगे, पुट के साथ में ऐसा क्या प्रीपोजिशन हम यूज करें कि उसके साथ उसका अर्थ बने कि बुझाना। और फिर बात ये कि हमेशा ये एडवर्ब जो लगा हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्ब है। अगर हम इस एडवर्ब का यूज कर रहे हैं तो इसमें हमें सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब इसलिए लगाना होगा कि हमारा सब्जेक्ट है, ये मदर है। मदर क्या होती है, सी, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज यहाँ किया है। ये आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो सेंटेंस है देखिएगा, वो भी मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगला सेंटेंस है, हम इसके अंदर समाहित करें तो इसमें अगर कहा जाए कि प्लीज, अगर प्लीज लिखा हो, उसके बाद में खालिस्तान दिया हो, उसके बाद में लिखा हो दी फायर, ठीक है ना, यहाँ फायर लिखा हो, तो इसमें क्या है कि प्लीज खालिस्तान दी फायर, और यहाँ जो वर्ब है वो अगर पुट रखा गया है मान लीजिए,
तो आपको इतना आपको पता होना चाहिए कि पुट में ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन जोड़ दें कि उसको फिर इस वाक्य के अनुरूप किया जा सके। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि प्लीज खालिस्तान दी फायर, कृपया आग को क्या होना है, आग को जलाना है, तो फिर सेट फायर टू करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेट फायर टू यानी आग लगा देना किसी चीज में, जैसे मान लो किसी भी जगह में आग लगा देना, सेट फायर टू हो जाए उसका। या फिर मान लीजिए हमें फिर इसके अंदर इसमें रिसेंबल करने के लिए एक सेंटेंस हमें बनाना है, तो पुट के साथ में हम आउट लगाएंगे, तभी बुझाना होगा। तो आग को क्या होगा, जलाना नहीं है बल्कि बुझाया जाना है। यहाँ कृपया आग बुझा दो, ये बनाना है। तो प्लीज पुट के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, आउट। तो पुट के साथ में हम कोई भी इसके साथ में जैसे एस या ई एस कुछ भी नहीं जोड़ना है, आपको ज्यों का त्यों रखना है, क्योंकि प्लीज या काइंडली के बाद में वर्ब जो है ज्यों के त्यों ही आती है, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ठीक है ना। बेस्ट वर्ब भी ज्यों का त्यों ही आ जाता है इसमें। तो प्लीज पुट आउट दी फायर, कृपया आग को बुझा दीजिए, ये हुआ। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सेंटेंस अभी इसके बारे में और समझा रहा हूँ, आप देखिए उसमें भी। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ लिखूँ कि व्हेन यू गो आउट, व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ, जब तुम बाहर जाओ। तो अब ये तो के लिए आपको क्या लगा देखना है, इसमें जो कोमा लगा है ये तो का अर्थ दे रहा है। व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ, तो प्लीज, तो प्लीज क्या करना है, प्लीज पुट आउट दी, पुट आउट दी गैस, मान लीजिए गैस को बुझा देना, गैस जल रहा है तो गैस को बुझा देना। या मतलब जो बंद करना लिखना है, अगर पुट आउट बुझाना है गैस को, ठीक है ना, आप उसको बुझाना भी कह सकते हैं, या मान लीजिए बंद करना भी हो सकता है, क्योंकि बंद भी किया जा सकता है, इसको दोनों ही बात है इसमें। अगर मान लीजिए पुट से बनाना है तो फिर पुट के साथ में हमें किसका यूज करना है, आउट का। पुट आउट का मतलब है बुझा देना, क्या बुझा देना, गैस बुझा देना, सिलेंडर के गैस सिलेंडर बुझा देना। तो बुझाने की बात नहीं है ना। अगर मान लीजिए हमें सिलेंडर को बंद करना है, तो बंद करने के लिए टर्न के साथ में हमें ऑफ का यूज करना होगा। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, और टर्न ऑन का मतलब होता है जैसे शुरू करना चालू करना, ठीक है ना। तो टर्न ऑन दी, जैसे मान लीजिए आगे टर्न ऑन दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम को बंद करना है चालू करना है, तो ऑन कर दोगे तो चालू करना हो जाएगा, अगर मान लीजिए ऑफ कर दोगे तो बंद करना हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो जैसे नल शुरू करना है तो टर्न ऑन द टैप, ठीक है ना, नल चालू कीजिए। अगर मान लीजिए बंद करना है तो टर्न ऑफ द टैप, ये हो गया, तो उसको बंद कर दीजिए, ये मतलब हुआ। तो नल को बंद कर दीजिए, ये तो बात हुई ना उसके। अब यहाँ की ये बात है कि पुट के साथ में हम क्या जोड़ दें कि आउट दी गैस हो जाएगा, यानी बुझाना। व्हेन यू गो आउट, जब तुम बाहर जाओ, प्लीज पुट आउट दी गैस, तो कृपया गैस को बुझा देना, ये हो गया इसका। देखिए अगला जो सेंटेंस है, आगे जो हम लिखने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, वो है अगला। जैसे मान लीजिए हम उसको आपको बताने वाले हैं, जैसे यूज के बाद में उसके बाद में जैसे मान लीजिए टर्न के साथ में हम क्या जोड़ रहे हैं, डाउन, ये हो गया डाउन, ठीक है ना। ये टर्न डाउन हुआ। टर्न डाउन को लेकर के हमें एक सेंटेंस बनाना है, टर्न डाउन। तो टर्न डाउन का क्या मतलब होता है, ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, टर्न डाउन, TURN, टर्न डाउन, DOWN, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, यह मीन्स, टर्न डाउन मीन्स अस्वीकार करना, क्या करना, अस्वीकार, अस्वीकार, अस्वीकार करना, ठीक है ना। इनकार करना, मान लीजिए इनकार करना, अस्वीकार करना, या फिर इसका टर्न डाउन का क्या मतलब होगा, अस्वीकार करना, इनकार करना या ठुकरा देना, मान लीजिए, ठीक है ना। तो बात यहाँ तक है ये। अब हम क्या करें, इसको अलग अलग इससे फॉर्म देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसका प्लुरल वर्ब देखना है, तो टर्न के साथ में हम डाउन लगा देंगे, तो क्या बन गया, टर्न डाउन। ये प्लुरल वर्ब है जो प्लुरल सब्जेक्ट के लिए लगेगा इसमें। उसके बाद में क्या होता है कि सिंगुलर वर्ब बनाना है, तो हमें क्या करना है, टर्न के साथ में एस लगा देंगे, टर्न्स डाउन। तो ये सिंगुलर वर्ब बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दोनों लगते हैं। ये प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब के लिए, ये प्लुरल वर्ब है, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए लगता है। तो ये सिंगुलर वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए प्लुरल वर्ब सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ठीक है ना, ये प्लुरल वर्ब में आते हैं।
अब जैसे सिंगुलर वर्ब है, जैसे ही है, सी है, इट है, या कोई सिंगुलर नेम है या फिर सिंगुलर कोई वस्तु है, तो हम उसके लिए जैसे मान लीजिए टर्न्स डाउन यानी सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। उसके बाद में जैसे कि अब अगर हम कंटिन्यूस वर्ब बनाना चाहते हैं तो टर्न के साथ में क्या होगा, आईएनजी वर्ब का यूज़। तो इसमें टर्निंग डाउन हो जाएगा, ये ठीक है ना, टर्निंग डाउन यानी कि अस्वीकार करते हुए या इनकार करते हुए या ठुकराते हुए, ये हुआ। उसके बाद में मान लीजिए अगर हम अगला वर्ड और बनाना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा टर्न इट डाउन, TURN, टर्न करके उसके बाद में ईडी लगाइएगा और डाउन लिख लीजिएगा, टर्न इट डाउन। तो ये क्या है कि टर्न इट डाउन ये पास्ट टेंस वर्ड भी है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ड भी यही है। तो ये क्या है कि अब फ्रेजल वर्ब के रूप में है। तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब का अर्थ बता ही दिया है, आइए इसका यूज देख लेते हैं। तो यूज जो करेंगे ना इसका, वो एग्जाम्पल के स्वरूप मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल हियर, एग्जाम्पल PLE, एग्जाम्पल। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस जो आपको देखना है अस्वीकार करना। जैसे मान लीजिए हिज रिक्वेस्ट, his request, REQUEST, his request for admission, 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 his request for admission to class, ठीक है ना, admission to class 12th यानी 12वीं कक्षा में प्रवेश के लिए उसकी प्रार्थना को क्या हुआ था, इनकार कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था या ठुकरा दिया गया था। तो ये वाक्य जो है was लिख करके पैसिव कंस्ट्रक्शन लिखा गया है, was turn it down, was turn it down, TURNED, was turn it down, 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 ये हुआ। तो इसमें देखना है कि his request for admission to class 12 was turn it down, ये हुआ। तो ये आपका जो है ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कंस्ट्रक्शन है ये। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। परीक्षा में एग्जाम में क्या होता है कि एक्टिव वॉइस के रूप में भी वाक्य आ सकता है, पैसिव में भी आ सकता है। तो जैसा वाक्य है वो सारे रूल आपको जानने जरूरी होंगे। जब आप सारे रूल जानेंगे, टेंस भी आएगा, पैसिव वॉइस भी आएगा, तभी आप इन चीज़ों को भर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा अनुभव भी होना जरूरी है, अनुभव के बिना चीज़ें काम नहीं करती हैं। आगे देखिए, तो दूसरा जो सेंटेंस है मैं आपको जो बताने वाला हूँ टर्न इट डाउन के साथ में, जो और इस प्रकार से है, जैसे मैं अगर इस तरह से लिखूं कि आई हैव, तो हैव लगने से आप समझ पा रहे हो हैव या हैज लगता है तो आगे थर्ड पर्सन का यूज होना है, तो समझ पा रहे हैं। आई हैव टर्न इट, TURNED, आई हैव टर्न इट डाउन, आई हैव टर्न इट डाउन हिज रिक्वेस्ट, REQUEST, हिज रिक्वेस्ट फॉर किस बारे में थी वो रिक्वेस्ट है जिसको मैंने इनकार किया। आई हैव टर्न इट डाउन हिज रिक्वेस्ट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग करके यहाँ आप कोई भी खेल का नाम लिख देते हैं, फॉर प्लेइंग कार्ड्स, फॉर प्लेइंग टेनिस, फॉर प्लेइंग क्रिकेट, फॉर प्लेइंग चेस, इस तरह से फॉर प्लेइंग खो खो, इस तरह से मान लीजिए फॉर प्लेइंग वॉलीबॉल, फॉर प्लेइंग फुटबॉल, इट्स। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ किसी एक खेल का नाम हम लिख सकते हैं क्रिकेट, जो एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है, तो हम इसका नाम लिख रहे हैं। तो आई हैव टर्न इट डाउन हिज रिक्वेस्ट फॉर प्लेइंग क्रिकेट, उसने जो मुझसे क्रिकेट खेलने के लिए जो रिक्वेस्ट किया था, मैंने उसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, अर्थात अस्वीकार कर दिया, मैंने इनकार कर दिया, ये हुआ। आइए अगला जानते हैं। जैसे अब मैं अगला लिख रहा हूं कि जैसे अब कैरी के साथ में जैसे आउट लगा देते हैं, मान लीजिए कैरी एक वर्ब है जिसमें हमने आउट लगा दिया, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, पालन करना, कैरी आउट, पालन करना। देखिए इसका क्या होता है, अब जो है कैरी आउट, CARRY, कैरी आउट, कैरी आउट स्टैंड्स फॉर, carry out stands for पालन करना, ठीक है ना, कोई पालन करना, जैसे निर्देशों का पालन करना, या फिर मान लीजिए
आदेशों का पालन करना या आज्ञा पालन करना, मान लीजिए तो पालन करना है कुछ भी, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसके जो रूप है, विभिन्न डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स है जो बनते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। तो इसमें जो है पहला जो प्लूरल वर्ब के रूप में अगर देखा जाए तो कैरी आउट, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए कैरी आउट लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रेजेंट डेफिनेट में हम क्या करते हैं, CARR, अब क्या करेंगे, वाई को आई में बदलकर ES लगाएंगे तो ये सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर, और कैरीज करके उसके बाद में क्या लिखेंगे, कैरीज आउट कर देते हैं, ठीक है ना, कैरीज आउट। तो ये सिंगुलर वर्ब बना जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए मुनासिब है। उसके बाद में जो है केयरिंग, CARRYING, केयरिंग आउट, ये कंटिन्यूस वर्ब है। इसको आप पार्टिसिपल वर्ब भी कह सकते हैं जो कंटिन्यूस टेंस में यूज किया जाता है। या मान लीजिए हम किसे जो है फ्रेज के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो या फिर मान लीजिए एडजेक्टिव फ्रेज भी इसी को हम कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव फ्रेज का भी रोल कर सकता है। तो ये आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। तो कैरिंग आउट हुआ, और उसके बाद में देखिए कैरिड आउट, मान लीजिए अगर करना है तो कैरिड, वाई को आई में बदलकर ईडी लगा करके उसके बाद में आउट लगा दीजिएगा, तो क्या हुआ, कैरिड आउट। ये पास्ट टेंस वर्ब बन गया, पास्ट जो है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ये है, और पास्ट टेंस वर्ब भी यही है, अर्थात इसका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हैं। तो इसका ये सेकंड भी फॉर्म बनता है, ये थर्ड फॉर्म भी बनता है। तो देखते हैं इसका यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल स्वरूप, ठीक है ना, इसका यूज जो है हम कर रहे हैं यहाँ। तो इसका जो यूसेज है देखिए, कैरी आउट, ठीक है ना, पालन करना। जैसे मान लीजिए कि you should carry, CARRX, you should carry out, तुम्हें पालन करना चाहिए किसका, the traffic, TRAFFIC, traffic rules, you should carry out the traffic rules, तुम्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो पालन करने को क्या कहा गया है, कैरी आउट। तो मॉडल के बाद में हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, फर्स्ट वर्ब यानी बेस वर्ब के साथ में आउट की यूज करेंगे और इसका बेस वर्ब भी इसमें यूज किया जाता है। सेकंड थर्ड ऐसे में नहीं होगा, सेकंड थर्ड तभी लगता है, जैसे मान लीजिए आप थर्ड फॉर्म का यूज तब करेंगे ना, कैरिड आउट तब यूज करेंगे जब इसके साथ में शुड के बाद में बी लिखा होगा, यानी कि वर्ब जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद में अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो हम फर्स्ट वर्ब का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए बी लिखा है, जैसे शुड भी है, कैन भी है, कुड भी है, मे भी है या मस्ट भी है, तो इसके बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। पास्ट ये पैसिव वॉइस की बात जहाँ तक है, ये पैसिव वॉइस में हम इसका यूज करते हैं। तो यू शुड कैरी आउट द ट्रैफिक रूल्स, ये हुआ। देखते हैं अगला, जैसे मान लीजिए अगला, अगर मान लीजिए मैं अगला सेंटेंस आपको बताऊं तो इसमें क्या है कि अगर मैं इस तरह से लिखता हूं कि ही ऑलवेज, वह हमेशा इन सदा, ठीक है ना, कैरीज, CARRIES, कैरीज आउट, वह हमेशा पालन करता है, किसका पालन करता है, द ऑर्डर, ORDERS, ऑर्डर। देखिए ऑर्डर एक ऐसा शब्द है जिसके आगे एस लगाना जरूरी है, क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं आदेशों का। तो ही ऑलवेज कैरीज आउट द ऑर्डर्स, वह हमेशा आदेशों का पालन करता है। आदेश किसके हैं, ऑफ हिज टीचर, TEACHER, ऑफ हिज टीचर, ही ऑलवेज कैरीज आउट द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के आदेशों का सदा पालन करता है, हमेशा पालन करता है, ये हुआ इसका। आइए हम अगले वर्ब की ओर रुक करते हैं। तो ये हुआ पालन करने के बारे में। अगला जो हम आगे बताने वाले हैं आपको, देखिए उसके बाद में अगला जो है कि
ब्रेक इनटू, अगला वर्ब है हमारा ब्रेक इनटू। क्या है ये? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू जो है ये आपका फ्रेजल वर्ब है। जैसे ब्रेक के साथ में हमने इनटू का यूज किया तो क्या बन जाएगा? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है? सेंध मारना, या अर्थात कोई दीवार को तोड़ करके अंदर घुसना। जैसे गेट से होकर के, दरवाजे में से होकर के अंदर प्रवेश नहीं करना, बल्कि दीवार को खोल करके, तोड़ करके अंदर घुसना और मनमाने ढंग से चीज़ों को ले जाना, इसी को कहते हैं सेंध लगाना। ठीक है ना? सेंध लगाने का मतलब है सेंध मारने वाले चोर होते हैं जिसको हम बर्गलर कहते हैं, उन्हीं का ये सेंध मारने का काम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके जो हिंदी है क्या है कि ब्रेक, BREAK के ब्रेक इनटू। इसकी जो अब देखिए ब्रेक इनटू स्टैंड्स फॉर ब्रेक इनटू का जो मतलब होता है वो है सेंध लगाना कहिए या सेंध मारना कहिए। तो सेंध लगाना मान लीजिए, सेंध लगाना इसको हम कह सकते हैं, सेंध लगाना। इसके बाद में जैसे मान लीजिए, अब इसकी फॉर्म देख लीजिए। अब जैसे कि ब्रेन, देखिए दोबारा से ब्रेक है ये, BREAK। ब्रेक के साथ में अगर हम इनटू का यूज कर रहे हैं जैसा का वैसा ही है, तो ब्रेक इनटू के हमने किया तो ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, प्लूरल फ्रेजल वर्ब है ये। उसके बाद में अब अगर मान लीजिए हम लिखते हैं BREAK ब्रेक्स इनटू, तो ये सिंगुलर फ्रेजल वर्ब हुआ। अगर हम इसमें ING लगा रहे हैं तो BREAK ING ब्रेकिंग इनटू, तो ये पास्ट, ये जो है ब्रेकिंग इनटू जो है ये पार्टिसिपल वर्ब है। ये पार्टिसिपल वर्ब है जिसका यूज हम कंटिन्यूअस टेंसों में करते हैं, या मान लीजिए पार्टिसिपल फ्रेज के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। तो खास करके प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात हो रही है। तो उसके बाद में अगर हम इसको पास्ट टेंस वर्ब बनाना चाहते हैं तो ब्रेक का मान लीजिए पास्ट टेंस वर्ब क्या बनेगा इसका? ब्रॉक इनटू हो जाएगा इसका। ब्रॉक इनटू पास्ट टेंस वर्ब है। और उसके बाद में अगर हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब बनाना चाहते हैं फ्रेजल, तो ये ब्रॉक इनटू क्या हुआ? ये पास्ट टेंस फ्रेजल वर्ब हुआ। उसके बाद में मान लीजिए हम क्या करते हैं कि ब्रोकन इनटू अगर मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं तो ब्रोकन इनटू क्या है? ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजल वर्ब है ये। तो आगे ये जो फॉर्म्स हैं इसके अलग अलग, ये सभी के सभी आपको जानकारी होनी आपको जरूरी है, तभी आप परीक्षा में सही यूज कर पाएंगे। आगे लिखता हूँ। अब जैसे मान लीजिए इसके बाद में जो इसकी एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जैसे पहला जो सेंटेंस है दी बर्गलर्स, ये प्लूरल में है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हम इसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे अगर प्रेजेंट में हुआ तो, अगर पास्ट में तो कोई बात नहीं है। दी बर्गलर, अब उसके बाद में ब्रॉक इनटू जैसे मान लीजिए माय फ्रेंड्स हाउस, तो माय फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे, तो ये हुआ। अब इसमें क्या है कि द बर्गलर ब्रॉक इनटू, सेंध मार चोरों ने सेंध लगा लिया, चोरों ने सेंध मार लिया माय फ्रेंड्स हाउस, मेरे मित्र के घर में सेंध लगा लिया। कब लगा लिया? यस्टरडे। अब देखना है कि अब जब यस्टरडे लिखा है यहाँ, तो ये जो है ना ये फ्रेजल वर्ड है। देखिए इसमें क्या लिखा है कि द बर्गलर ब्रॉक इनटू, तो ये सेकंड फॉर्म है। ठीक है ना? ये सेकंड फॉर्म का यूज सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म का यूज हम कौन से टेंस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। अक्सर आपने देखा भी होगा पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड वर्ब का यूज करते हैं, और जब डिड लगेगा तो हम फर्स्ट वर्ब का यूज कर लेते हैं। ये हुआ। अब देखना ये है कि अब द बर्गलर्स ब्रॉक इनटू माय फ्रेंड्स हाउस यस्टरडे। अब जो है इसमें जरूरी, अब कैसे ये पता चला इसमें ब्रॉक ही आएगा, ब्रोकन क्यों नहीं आएगा? आइए बताता हूँ। अब जैसे कि इसमें लिखा है यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? बीता हुआ कल।
अर्थात यहाँ पर अगर यस्टरडे है तो यस्टरडे है या लास्ट डे है, लास्ट नाइट है, या यस्टर नाइट है, या लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है मान लीजिए, या फिर इन का प्रयोग हुआ जैसे इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च ऐसे लिखा हुआ है, या फिर इन लिखकर के कोई भी सत्र लिखा जाता है, मान लीजिए कोई भी सेशन लिख देते हैं इनके साथ में। तो इस प्रकार से, और दी अदर डे अगर मान लीजिए लिखा जाता है, तो इस प्रकार के ये जो मैंने शब्द आपको एडवर्बियल्स बताए हैं, ये तमाम एडवर्बियल्स पास्ट डेफिनिट टेंस को डिस्प्ले करते दिखाते हैं, दर्शाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम जब ये वाले पहचान वाक्य के अंत में होता है तो हम ब्लॉक यानी सेकंड वर्ब का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड वर्ब का यूज करेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो इस तरह से आपको पूरी एक समझ बनानी होगी। तो टेंस के बिना ये चीज संभव नहीं है, कतई संभव नहीं हो सकता। आगे देखिए, अब जो अगर मान लीजिए मैं इसका अगला टेंस मान लीजिए दूसरा सेंटेंस आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा इसमें। तो अगला जो सेंटेंस है इसमें कि अब देखना ये है कि अगर मैं यहाँ दूसरा लिखता हूँ कि दे कैन ब्रेक इनटू, वे सेंध लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं, डियर नेबर, NEIGHBOUR, नेबर्स हाउस, अपने पड़ोसी के घर में वे सेंध लगा सकते हैं। यानी कि ये बात 90% इसमें पॉसिबिलिटी है कि सभी लोगों को पता है कि वे ऐसा काम करते हैं, ये बात जनरल हो गई है। तो जनरल पॉसिबिलिटी के अंदर हम कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि दे कैन ब्रेक इनटू देयर नेबर्स हाउस, जो वे लोग हैं वे अपने पड़ोसी के घर में सेंध लगा सकते हैं, सेंध मार सकते हैं। ये एक संभावना के तौर पर कहा गया है और जनरल पॉसिबिलिटी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वे ऐसा कुछ करते हैं, तो हो सकता है वो ऐसा अपने पड़ोसी के साथ भी कर सकते हैं। देखिए अगला, तो ये हुआ ब्रेक इनटू का प्रयोग। देखते हैं अगला, अगला अगर मान लीजिए हम शुरू करें कि ब्रेक के साथ में अगर हम आउट लगा देते हैं, ब्रेक आउट हुआ। ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, फैल जाना या मान लीजिए शुरू हो जाना, जैसे कोई दंगा फसाद है या कोई झगड़ा है मान लीजिए वो फैल जाना, या फिर कोई बीमारी है, रोग है, वो फैल जाना। तो बीमारी का फैलना या झगड़े का फैलना, ठीक है ना, इस तरह से जो चीज़ फैल जाती है, शुरू हो जाती है, तो हम ब्रेक आउट का यूज़ करते हैं। किसका, ब्रेक के साथ में आउट का यूज़ करेंगे। तो इसका जो फॉर्म्स या अर्थ देख लीजिए सबसे पहले, तो ब्रेक आउट, ब्रेक आउट मीन्स फैल जाना, ठीक है, फैल जाना, शुरू हो जाना, ये मतलब है इसका। तो देखते हैं इसके जो फॉर्म्स क्या क्या बनते हैं इसके। ब्रेक, तो एक तो हो गया ब्रेक आउट, ठीक है ना, ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल फ्रेजल वर्ब। उसके बाद में देखना है कि ब्रेक के साथ में हम क्या जोड़ें, ब्रेक्स आउट, ये सिंगुलर फ्रेजल वर्ब हुआ। उसके बाद में ब्रेकिंग, BREAKING, ब्रेकिंग आउट, तो ये क्या हुआ, पार्टिसिपल फ्रेजल वर्ब। उसके बाद में जैसे मान लीजिए अगर हम आगे और लिख रहे हैं कि ब्रोक आउट, तो ये पास्ट टेंस फ्रेजल वर्ब हुआ। उसके बाद में अगर हम लिखते हैं ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन आउट, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजल वर्ब बन गया। तो इस तरह से इनके अलग अलग रूपों को आपको पहचानना होगा, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग इसको भरा जाएगा। अब टेंस को पहचाना कैसे जाए, समस्या ये भी होती होगी शायद। लेकिन देखिए, या तो टेंस के साथ में जो सेंटेंस आता है ना, सेंटेंस में या तो कोई ऐसा कोई साथ में कोई वाक्य होता है उसके,
तो उसके वो अगर जिस टेंस का होगा तो ये भी उसी टेंस का होगा। एक बात तो ये। अब देखना ये है अगर वो पास्ट का है तो ये भी पास्ट का बनेगा, अगर वो प्रेजेंट का है तो ये भी प्रेजेंट का ही बनेगा। अब देखना ये कि ये प्रेजेंट का तो बनेगा, लेकिन प्रेजेंट का कहने से प्रेजेंट में भी 4 भाग है, पास्ट में भी 4 भाग है, फ्यूचर में भी 4 भाग है। तो जब पास्ट का कोई शब्द नहीं है, फ्यूचर का कोई भी शब्द नहीं है, तो ये प्रेजेंट का तो है ही है, फिर ये मान के चलना पड़ेगा। और प्रेजेंट में कौन सा है ये दिखाने के लिए आप इस वाक्य के अंदर आपको कोई ना कोई एडवर्बियल मिलेगा या कोई एडवर्ब मिल जाएगा, या मान लीजिए कोई मेन वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा उसमें, तब आपको पता चलेगा। और उसके आधार पर आप इसमें सही वर्ब क्या होगा आप भर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वर्ब बनाना आता हो। आगे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम आगे इसको लिखना चाहते हैं तो लिख रहे हैं। देखिए पहला, जैसे ब्रेकआउट से हमें बनाना है इसका, तो ब्रेकआउट से हम बना रहे हैं इसको। तो अगर मैं यह लिखूं कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट। कोविड-19 जो है वो फैल चुका है। कहाँ फैल चुका है? ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ठीक है ना। वर्ल्ड WORLD, वर्ल्ड। कोविड-19 हैज ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड-19 जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये हुआ ये बीमारी के फैलने के बारे में। नेक्स्ट सेंटेंस हियर, यू मेक आउट वेरी इजीली। अब जैसे मान लीजिए अगर हम अगला जो सेंटेंस बनाए हैं तो उसमें अगर मैं इस तरह से लिखूं, फीवर क्या है? बुखार। तो फीवर एक बीमारी का नाम है, तो फीवर ब्रोक आउट, बुखार फैल गई थी। बुखार फैल गई, कहाँ फैल गई? इनटू द टाउन, कस्बे में, TOWN, इनटू द टाउन। बुखार कस्बे में फैल गई थी। कब फैल गई थी ये बताना है आपको। तो यहाँ टाइम रख देते हैं लास्ट मंथ, MONTH, लास्ट मंथ, पिछले महीने कस्बे में बुखार फैल गई थी। तो अब क्या करना है, इसमें बुखार फैल गई थी तो लास्ट मंथ, ये लास्ट वाला जो शब्द है इसके साथ में कोई भी टाइम लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ऐसे कुछ मिलता है तो जाहिर है ये पास्ट डेफिनेट का होगा। और पास्ट डेफिनेट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम सेकंड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये सेकंड वर्ड होने के साथ साथ में ये सेकंड वर्ड के साथ में क्या है, फ्रेजल वर्ड भी बना हुआ है ये। तो इसको हम कहेंगे पास्ट टेंस फ्रेजल वर्ड। आगे देखते हैं। तो ये हो गया इसका। तो इस तरह से हम इसको जो है वो बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अब ये सेंटेंस है, तीसरा जो अगर मान लीजिए हम लिखे हैं यहाँ दी, अगर मैं लिखता हूँ दिस डिस्प्यूट, ये झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब होता है, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। दिस डिस्प्यूट, ये झगड़ा जो है ना, ये क्या हुआ था, ये शुरू हो गया था, ठीक है ना, शुरू हो गया। तो ब्रॉक आउट, ये शुरू हो गया था। कहाँ शुरू हो गया था? अमोंग माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में झगड़ा शुरू हो गया था, ठीक है ना। दिस डिस्प्यूट, ये झगड़ा, ब्रोक आउट, फैल गया था, अमोंग माय फ्रेंड्स, मेरे मित्रों के बीच, मेरे मित्रों में फैल गया था या शुरू हो गया था, मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये हुआ ब्रोक आउट। तो यह था झगड़ा फैल जाना, या मान लीजिए कोई दंगा फसाद हो जाना, जैसे मान लीजिए, या कोई बीमारी का जो है वो फैल जाना, ये हुआ। अब लिखते हैं आगे।
अगला जो है जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पुट आउट लिखूं, पुट आउट, पुट आउट के बारे में। अब पुट आउट का मतलब क्या होता है? बुझाना। ये शायद बता दिया गया है। तो आगे देखिए, अगला जो है जैसे कि मान लीजिए अब गेट अप का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए गेट के साथ में हम क्या जोड़ दें? अप। तो गेट अप का क्या मतलब होता है? उठना, ठीक है ना। ने कि जागना, जागना को कहते हैं वैक अप, WAKE और UP अप। वैकअप, वैकअप का अर्थ होता है नींद से जागना, और गेट अप का मतलब होता है उठ करके पलंग पर से चल पड़ना, जिसे कहते हैं उठना, ठीक है ना। उठने का मतलब है पलंग को छोड़ करके खड़े हो जाना, ये मतलब हुआ। तो देखते हैं आगे। अब जो है गेट अप, गेट के साथ में हम क्या लगाए हैं? अप, गेट अप। गेट अप का मतलब क्या हुआ? मीन्स, गेट अप मीन्स उठना। क्या मतलब है इसका? उठना, ये हुआ उठना। तो अब क्या करते हैं, इसमें जो इसके वर्ब बनते हैं देखते हैं। तो एक तो बनता है इसका गेट अप, ये तो प्लूरल फ्रेजल वर्ब हुआ। अब इसके बाद में गैट्स अप, ये हुआ सिंगुलर फ्रेजल वर्ब। और एक हुआ गेटिंग, GETTING, गेटिंग अप, ये हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेजल वर्ब। उसके बाद में जैसे मान लीजिए गॉट, GOT गॉट, गॉट अप, उठा, जैसे मान लीजिए। और यही इसका सेकंड भी है, ये इसका थर्ड भी बन जाता है, ठीक है ना। तो इतना ही इसके लिए, इसके इतने ही फॉर्म बनते हैं। अब आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अब मैं इसका अगर एग्जाम्पल दूं तो इस तरह से ये बनेगा कि एग्जाम्पल का पहला सेंटेंस जो है इसमें पहला सेंटेंस देखना है आपको कि जैसे मैं यहाँ लिखूं कि मदर, MOTHER, मदर ऑलवेज, मदर ऑलवेज गेट्स। अब मदर क्या है? सिंगुलर है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होती है ये हमेशा, यानी जो काम करती है हमेशा करती है वो, उसके लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। और ऑलवेज जो इसमें बैठा है प्रेजेंट डेफिनेट का ही होता है। ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता दिखाने वाला। तो ये एडवर्ब है, इसके आधार पर हम प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज कर सकते हैं। मदर ऑलवेज गेट्स अप, माता जी हमेशा उठती है, पलंग पर से उठ करके चल पड़ती है वो। मदर ऑलवेज गेट्स अप, गेट्स अप अराउंड, AROUND, अराउंड का मतलब होता है लगभग, ठीक है ना। अराउंड 6, कितने बजे उठती है वो? 6 बजे, 6 AM, 6 AM। देखिए पूरा सेंटेंस है, मदर ऑलवेज गेट्स अप अराउंड 6 AM, माता जी हमेशा जो है वो लगभग 6 बजे उठती है, यानी कि चारपाई से उठ करके वो चल पड़ती है। तो पहला तो हुआ ए। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए आई समटाइम्स में कभी कभी, समटाइम्स ये एडवर्ब है ये। तो आई समटाइम्स गेट अप, कभी कभी मैं उठता हूँ, गेट अप एट, अब यहाँ एट का यूज कर रहा हूँ मैं। तो अराउंड का मतलब होता है लगभग, यानी अबाउट के अर्थ में आप अराउंड का यूज कर सकते हैं टाइम दिखाने के लिए। उसके बाद में टाइम दिखाने के लिए हम एट का भी यूज कर रहे हैं यहाँ। तो आई समटाइम्स गेट अप एट 4 AM, कभी कभी मैं 4 बजे उठता हूँ, ये हुआ। अब जैसे कि मान लीजिए उठने की बात जहाँ तक है, तो अब तीसरा अगर मैं यहाँ लिखूं कि ही गॉट अप, ही गॉट अप, वह उठा, वह उठा एट 7, वह 7 बजे उठा, ठीक है ना। एट 7 AM, यानी कि सुबह 7 बजे उठा। ही गॉट अप एट 7 AM, वह 7 बजे उठा। कब उठा? यस्टरडे, YESTERDAY, वह कल 7 बजे उठा। गॉट अप, गॉट अप मीनिंग
उठा, यानी कि पलंग पर से उठ के चल पड़ा था वो। तो ही गॉट अप एट 7 AM यस्टरडे, वह कल 7 बजे उठा। तो इस तरह से हम जो है हम अलग अलग फ्रेजल वर्ब का अलग अलग टेंसों के अंदर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगला फ्रेजल वर्ब मैं आपको बताने वाला हूँ, कैरी के साथ में हम ऑन लगा देते हैं, मान लीजिए कैरी ऑन। तो कैरी ऑन का क्या मतलब होता है, आइए देख लेते हैं ये भी। तो कैरी CARRY, कैरी के साथ में हमने ऑन का यूज किया, तो क्या मतलब हुआ इसका? कैरी ऑन मीन्स जारी रखना, कोई कार्य चालू रखना, इसे कहते हैं जारी रखना, ठीक है ना। कोई काम जारी रखना जिसको कहते हैं कैरी ऑन। तो इसमें जो है इसके वर्ब जो देख लीजिए, CARRY कैरी ऑन, ये हुआ प्लूरल फ्रेजल वर्ब। इसके बाद में कैरीज, CARRIES कैरीज ऑन, ये सिंगुलर फ्रेजल वर्ब हुआ। कैरिंग, CARRYING कैरिंग ऑन, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब हुआ। उसके बाद में कैरीड, CARRIED कैरीड ऑन, ये हुआ पास्ट टेंस वर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फ्रेजल वर्ड। तो ये तो वे अलग अलग टेंसों के अकॉर्डिंग। इसके बाद में मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ यहाँ। तो एग्जांपल किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं वाक्य में, आइए अब लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखूँ प्लीज कैरी ऑन, CARRY कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन योर बिजनेस, BUSINESS, प्लीज कैरी ऑन योर बिजनेस, कृपया अपने काम को जारी रखें, अपना काम बंद मत कीजिए, चालू रखिए, ये हुआ प्लीज कैरी ऑन योर बिजनेस, ये हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हियर, यू मेक आउट इट वेरी इजीली। सेकंड, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि यू मस्ट, जैसे मान लीजिए मेरे को जरूरी लगता है तो मैं यह मस्ट का यूज कर सकता हूँ। वैसे ये सलाह भी हो सकती है, आपको लगेगा कि इसमें शुड होना चाहिए, लेकिन हाँ शुड तो मान लीजिए एक सलाह है, एक राय जाननी है, राय देना है, राय लेना है, तो हम एडवाइस के तौर पर शुड कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जरूरी लगता है, अवश्य ही लगता है, तो मैं यह मस्ट का यूज कर सकता हूँ। तो यू मस्ट कैरी ऑन, यू मस्ट कैरी ऑन, you must carry on learning English, तुम्हें अंग्रेजी सीखना जारी रखना चाहिए, इंग्लिश। तो ये क्या हुआ, इंग्लिश। यू मस्ट कैरी ऑन लर्निंग इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना अवश्य ही जारी रखना चाहिए, यानी उसको बंद नहीं करना चाहिए, शुरू रखना चाहिए। तो ये हुआ कैरी ऑन के साथ में, ठीक है ना, कैरी ऑन। तो अब कैरी ऑन के साथ में आप कोई भी सेंटेंस जो है इस तरह से बना सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए दूसरा के बाद तीसरा देख लीजिए, आई कैरीड ऑन टीचिंग, TEACHING, I carried on teaching English, मैंने अंग्रेजी पढ़ाना जारी रखा। I carried on teaching English even in my difficult difficult days, यहाँ तक कि मेरे जो कठिन दिनों में भी, मैं अपने कठिन दिनों में भी अंग्रेजी पढ़ाना जारी रखा।
तो आई कैरी डाउन टीचिंग इंग्लिश इवन इन माई डिफिकल्टीज ये हुआ। तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो गया है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू कैन लर्न मोर then subscribe to my channel Ratan English Classes. Thank you.